नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रतीक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल ब्रेन और स्पाइन की बीमारियों के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा से। डॉक्टर प्रतीक, अगर बात करें हम न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की, तो कोविड-19 और न्यूरोलॉजिकल जो बीमारियां हैं, इनमें क्या संबंध है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बंसल न्यूज़ का कि मुझे इस टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया। जब से ये कोविड-19 कह लीजिए या नोवल कोरोना वायरस कह लीजिए या सार्स-कोवी-2 वायरस कह लीजिए, इसकी जो बीमारी आई है या महामारी आई है या पेंडेमिक आया है, इसके बारे में जानकारी जब से मार्च से अपने देश में इन्फेक्शन होना चालू हुआ है, तो जो थी शुरुआत से उससे बढ़ती चली जा रही है और हमको उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलने लगी है। शुरुआत में जो जानकारी थी वो जो अफेक्टेड जो देश थे, खासकर चाइना, वुहान और अमेरिका से आई थी, उसमें भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं 30% केसेस में कहीं कोविड इन्फेक्शंस में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट था। और ये कई प्रकार का हो सकता था। ये अब जो चीज़ हम पहले 8-9 महीने पहले सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, वो हम खुद देख भी रहे हैं कि 30% क्या, कई बार देखा जाए तो ये कई बार और 50% तक हो सकता है, अगर हम अपने पिछले 8 महीने के अपने एक्सपीरियंस को भी देखें। और ये कई प्रकार का हो सकता है। ये शुरुआत में हो सकता है, जैसे हम कहते हैं प्रेजेंटिंग फीचर भी है। कई बार ये देखा गया कि बीमारी के दौरान भी देखा जा सकता है। और इसके संग जटिलता ये है कि जब हम मरीज़ कोविड में रहता है, कोरोना के सेंटर में रहता है, तो वो अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, तो उसको एक लकवे का पहचानना या स्ट्रोक को पहचानना मुश्किल हो जाता है। या उसके हाथ पैरों में कमजोरी आ गई है तो ये पता नहीं चलता कि वीकनेस आ गई है, ये पार्ट ऑफ द इलनेस है, जो रेस्पिरेटरी इलनेस है उसके कारण है, या पेशेंट को अलग से अफेक्ट हो गया है। तो जब तक ये बीमारी पकड़ में आती है, ध्यान जाता है, जो कोरोना सेंटर में पकड़ पाना शायद आसान नहीं रहता, कई बार देर हो जाता है। और देर होने के कारण इसको डायग्नोसिस लेट होती है और ट्रीटमेंट लेट होता है, तो रिकवरी भी पुअर हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जो ये न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट या डिसऑर्डर्स हैं जो इसमें काफ़ी देखे गए हैं, वो 4 प्रकार से देखे गए हैं। पहला है स्ट्रोक, जिसमें पैरालिसिस कहते हैं हम इसको, जो इसमें 2 तरह के हो सकते हैं। इस्चेमिक यानी ब्रेन में क्लॉटिंग बन जाएगी या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, वो भी देखा जा रहा है, हमने देखा है। और ये इसकी जानकारी भी मिलना कई बार लेट हो जाती है कि मरीज़ वेंटिलेटर पे है या ऑक्सीजन पे है, तो पता नहीं चल पाता कि उसका कोई सा हाथ पैर नहीं हिल रहा है, उस कारण जाँचें हो नहीं पाती। कई बार न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर जिनका अवेयरनेस हो वहाँ अवेलेबल भी नहीं होते, तो उससे देर हो जाती है। दूसरा इन्वॉल्वमेंट जो देखा जाता है वो एंसेफेलोपैथी या ब्रेन का इन्फेक्शन है, मरीज़ बेहोशी में चला जाता है, ऐसा लगता है शायद ऑक्सीजन की कमी के कारण है, पर बाद में पता चलता है कि शायद नहीं, ये तो ब्रेन डैमेज ही हो गया था या ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, वो भी है। तीसरा चौथा कारण होता है एक और सीजर इन्वॉल्वमेंट देखा है। कई मरीज़ सिर्फ दौरे से आ रहे हैं या इसके दौरान दौरे पड़ते हैं, मरीज़ होश में रहता है पर दौरे आने के बाद बेहोश हो जाता है। इनिशियली लगता है कि शायद इसका कोई और कारण होगा, पर जब तक हम देखते हैं और जानते हैं तब तक शायद वो लेट हो जाता है या कई बार उसके इलाज संभव नहीं जाता है या कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एक और चीज़ देखी जा रही है जैसे हम क्रेनियल न्यूरोपैथी कहते हैं, चेहरे का टेढ़ापन है, ये भी काफ़ी कुछ एसोसिएटेड है कोविड इन्फेक्शन से। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसके कुछ मरीज़ हमने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं, मरीज़ के 4 हाथ पर कमज़ोर हो जाते हैं, वो चलने में दिक्कत होती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद ये सांस की दिक्कत के कारण है, पर वो सांस की चीज़ें तो इंप्रूव होने लगती है, पर मरीज़ चल नहीं पाता, हाथ पैर बिल्कुल लचक जाते हैं, पतले हो जाते हैं, सूखने लगते हैं, चल नहीं पाता है। तो ये भी देखा गया। तो ये 4 तरह के इन्वॉल्वमेंट है जिनका काफ़ी शायद कनेक्शन है कोविड-19 से। जी डॉक्टर प्रतीक, तो जैसा आपने बताया कि न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो कोविड-19 पेशेंट्स में 4 तरीके से सामने आती हैं। फिर आपने बात करी पेरिफेरल डिसऑर्डर के बारे में, तो उस बारे में मैं जानना चाहूँगी। जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक बड़ा ही कॉमन प्रकार है जिसको जानकारी लोगों को कम है, पर इसे कहते हैं नसें का डैमेज हो जाना। इसका सबसे प्रमुख कारण एक नाम होता है, इसे कहते हैं गुइलेन-बारे सिंड्रोम, जो आता है करीब हफ्ता 10 दिन में रहता है और बढ़ता रहता है 2 हफ्ते को करीब, फिर बना रहता है और रिकवरी में कुछ समय लग जाता है। इसके इलाज के जो प्रमुख तरीके होते हैं उनके लिए पहले डायग्नोसिस करना बड़ा ज़रूरी है कि नसों का डैमेज क्यों हुआ है, उसका कोई और कारण तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी पर सूजन तो नहीं है, जो भी वो भी एक बार देखा जा सकता है कोविड-19 में। और वो सारी चीज़ों को टेस्ट किए जाते हैं और जब हम कंक्लूजन पे पहुँचते हैं तब उसका इलाज किया जाता है। और जो ये सब चीज़ें करने के लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, न्यूरोलॉजिकल एक्सपीरियंस चाहिए। कई बार वो कोविड-19 सेंटर्स में नहीं रह पाता। तो कई बार हमने अभी कुछ 2-3 मरीज़ देखे हैं और जिनका इलाज भी किया है और उसमें उनको फ़ायदा भी हुआ है। पर कुछ का मरीज़ का ये 2-3 तरह से हो सकता है। ये शुरुआत में भी हो सकता है, पैरा इन्फेक्शन मतलब जब इन्फेक्शन चल रहा तब हो सकता है, या कई बार पेशेंट मेरी इंप्रूव हो गया उसके बाद भी हो सकता है।
तो ये तीनों तरह से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसका इलाज संभव है, पर उसके लिए जानकारी होना, एक्सपर्टीज़ का होना कि जो इस बारे में इन्वॉल्व रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। उसके जो टेस्ट होने हैं वो कई बार कोविड सेंटर में नहीं होते हैं, कि एमआरआई होना होता है, एनसीबी होना होता है, नर्व की टेस्ट होने होते हैं, कई बार वो वहाँ नहीं अवेलेबल होते हैं, तो बड़ा दिक्कत का काम है। तो इसका इलाज बड़ा जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जैसे सिचुएशन है वहाँ पर उनमें सब चीज़ें अवेलेबल कर पाना कोविड सेंटर में आसान नहीं रहता, और उनका इलाज कर पाना आसान नहीं रह पाता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रतीक, अगर बात करें हम लकवे की, तो पैरालिसिस और कोविड-19 में क्या संबंध है? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए जानकारी बढ़ाने वाला है। ये कोविड-19 और स्ट्रोक एक अपने आप में एक बड़ी जटिल समस्या है। ऐसा देखा गया कि कोविड-19 अपने आप में एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, कारण है जिसमें स्ट्रोक हो सकता है। आमतौर पे हम स्ट्रोक या पैरालिसिस कारण मानते हैं अगर आपको बीपी हो, शुगर हो, आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, स्मोकिंग करते हो, या इस तरह के, या आप मोटापे से ग्रसित हो, और ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप स्ट्रोक के ज़्यादा प्रिडिस्पोज होते हैं, आपको ज़्यादा चांसेस हैं। पर ये अभी देखा गया कि कोविड-19 हो और ये सब चीज़ें हों तो उनको भी दिक्कत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ये सब हैं और आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आप मोर प्रिडिस्पोज हैं, या आपको ज़्यादा चांस है स्ट्रोक होने के, और इसका इलाज भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि कोविड सेंटर्स पे शायद इसका ट्रीटमेंट उतने से नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, हमारी से नहीं हो पाती हैं। सीटी स्कैन तो शायद फिर भी अवेलेबल रहते हैं, पर हमारे नहीं हो पाती, कई बार ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। जो शुरुआत में भी हो सकता है, ये देखा गया इवन कि कुछ प्रतिशत केसों में 10 से 20% केसों में सिर्फ प्रेजेंटिंग फीचर होता है कि स्ट्रोक हुआ है, मरीज को उस समय कोई भी चेस्ट सिम्टम नहीं है, ना कोई बुखार है, जो 5-7 दिन में आ जाता है। तो हमारे को जो गाइडलाइंस मिली हैं स्ट्रोक अमेरिकन स्ट्रोक सोसाइटी की तरफ से और भी हमारी इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन की तरफ से, कि हर एक मरीज जो अगर स्ट्रोक के साथ आ रहा है उसको माना जाता है कि ये पोटेंशियल कोविड से हो सकता है। तो इसलिए हमें उसको ट्रीटमेंट उसी तरह से करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ये प्रेजेंटिंग फीचर है तो उसको ट्रीटमेंट उस हिसाब से देना है, और कुछ जो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है बेस्ट उसको देना है, पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, स्टाफ का ध्यान रखते हुए, और हॉस्पिटल की और एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी गाइडलाइन उनको फॉलो करते हुए। तो कोविड-19 अपने आप में रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी बढ़ जाती है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं और स्ट्रोक हो जाता है तो रिस्क वैसे ही बढ़ जाती है, प्लस चेस्ट इन्फेक्शन है जो कोविड का, जो अपने आप में परेशान कर रहा है। तो ये सब, और इसमें कई कारण भी होते हैं जो कोविड वायरस बढ़ाता है आपको रिस्क के लिए। अगर आपको नहीं भी है ये सब, तब भी एक चांसेस है कि आपको कोविड-19 है और आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 अस्पताल में, कोविड सेंटर में भर्ती है, उसका किसी हाथ पैर का मूवमेंट कम है, तो मेरी जो ट्रीटिंग टीम से रिक्वेस्ट होगी कि यही उस पर ध्यान दें। कई बार आसान नहीं होता कि मरीज़ वेंटिलेटर पर है या हाई फ्लॉक्सीन पे कितना हाथ पैर हिला रहा है, नहीं हिला पा रहा है, उस पर उसको असेस करें, उसका सीटी स्कैन करें, क्योंकि हम जितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ट्रीटमेंट को हम उसको एस्केलेट कर पाएंगे, अप्रोप्रिएट कर पाएंगे स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट जैसी जल्दी से जल्दी निगेटिव होता है, तो उसको प्रॉपर सेंटर पे, स्ट्रोक सेंटर बैठ के उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, इसके दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है, और ट्रीटमेंट आसान नहीं रहता, क्योंकि कोविड सेंटर पर सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। जी डॉक्टर, अगर बात करें हम जो मिर्गी के अटैक की बात होती है, मिर्गी के अटैक वाले जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनका और कोविड-19 में, क्या कोविड-19 और मिर्गी में भी कोई संबंध है? कोविड-19 और मिर्गी में भी संबंध है, ऐसा नहीं है कि हर एक मरीज जो मिर्गी का है उसको कोविड-19 के लिए वो ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा नहीं है। पर दिक्कत ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जिसको ऑलरेडी एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी हो, वो दवाइयाँ खाता है, एक और जो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एपिलेप्सी होती है, जिसे DRE कहते हैं हम, जो कई दवाई पे हैं, अगर उनको कोई इन्फेक्शन लगता है तो ब्रेक थ्रू हो जाता है, दौरा आने का चांसेस ज़्यादा होता है। और कई बार ये दौरे बार बार आते हैं, जिसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, अगर वो होते हैं तो मरीज की लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क बढ़ जाती है। तो अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है, आपको पहले से, और एपिलेप्सी पहले से थी, आप दवाइयों पर कंट्रोल थे, तो हो सकता है आपको दौरे डिफिकल्ट हो जाएँ कंट्रोल करना, आपको कई दौरे आने लगें। कई बार मरीज सिर्फ मल्टीपल दौरों के साथ ही प्रेजेंट हो, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की ज़्यादा खबर आपके पास नहीं हो, बुखार ना हो। तो अगर कोई मरीज़ है जिसको अचानक से दौरे आना चालू हो गए, पहले से आते थे तब भी, और अगर नहीं आते थे, और ये भी देखा गया कि व्यक्ति को शुरुआत ही दौरों से हो, पहले कभी दौरे ना आते हों, और वो बेहोशी और दौरे के साथ आए, तब भी ये चांसेस हो सकते हैं कि उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो, जिसे हम कहते हैं एन्सेफेलोपैथी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति अगर इसको कभी बुखार ना हो, ना चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, अगर दौरे आते हैं तो उसको ये चांसेस हो सकते हैं कि कोविड-19 का इन्फेक्शन उसको हो। हमने ऐसे कुछ मरीज़ देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, जो आते हैं और बेहोशी के साथ आए और उनको कोविड का इन्फेक्शन मिला है, फिर हमने उनको ट्रीटमेंट दिया है, कोविड सेंटर में शिफ्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देने पेशेंट इंप्रूव भी हुए हैं। जी डॉक्टर, अगर बात करें हम जिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, वो पीड़ित हैं उससे, तो क्या उनको कोविड-19 होने का खतरा बढ़ जाता है? ऐसा नहीं देखा गया कि अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी से कोई इन्फेक्शन है या कोविड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लाइक स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, या अगर कोई और बीमारियां हैं जिनसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, या अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कि उनको वो ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा नहीं है।
पर ये देखा गया अगर व्यक्ति किसी ऐसी दवाइयों पर है जो इम्यूनोसप्रेसेंट या इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहते हैं, जो हम कुछ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को रखते हैं या कुछ माइस्थीनिया के पेशेंट हैं जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पर हैं, तो वो उनको इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उनको अपने आप का ध्यान रखना है। उसमें भी देखा गया डोज कितने पर हैं, कितने mg पर kg पर कितने मल्टीपल mg वो पर डे ले रहे हैं, उस पर रिस्क होता है। अगर बहुत लो डोज पर हैं तो चांसेस कम हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट पर हैं और उनका अगर उनके जो वैल्यूज़ हैं नॉर्मल लिमिट में हैं तो चांसेस कम हैं। पर अगर आप फिर भी हैं तो अपने डॉक्टर के संपर्क में, अपने न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर जो भी हैं न्यूरोलॉजी उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, अपनी दवाइयों से नियमित लेते रहें। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं कि आपको कोविड-19 का चांसेस है तो आपको अपनी दवाइयाँ मॉडिफाई करनी है अपने लेवल पर, तो आपको अपने डॉक्टर से लगातार मिलते रहना है। कोई भी दवाइयाँ, कुछ भी संशय है, कोई डाउट है तो उनसे डिस्कस करना है। और कोई भी दवाइयाँ उसके लिए बंद नहीं करनी है कि हमको ये चांसेस हैं कि हम कोविड-19 इन्फेक्शन डेवलप कर सकते हैं, इसलिए हम दवाई बंद करेंगे। क्योंकि कोई जो भी दवाइयाँ चलाई गई हैं, जो दी जा रही हैं, वो उससे भी बड़े रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं कि अगर वो दवाई ना लें तो वो बड़ी बीमारी उनको डेवलप हो जाए, उसका रिकरेंस हो जाए जो इवन जानलेवा हो सकता है। इसलिए हम यही सलाह देंगे अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई दवाइयाँ लेता है और उसको लगता है कि मुझको इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह ले कुछ भी दवाइयों में चेंजेस करने से पहले। बिल्कुल डॉक्टर, और जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम अभी देख रहे हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी जो हमारा विषय है उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं और कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर प्रतीक, अगर बात करें कोविड-19 मरीज जिनको न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, तो क्या उनकी जो मृत्यु है उसका खतरा ज़्यादा होता है? ये देखा गया है कि अगर व्यक्ति को पहले से अगर कोविड-19 है और उसको अगर स्ट्रोक हो जाता है तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क ज़्यादा होती है। उसके 2-3 कारण जैसे पहले भी बताया मैंने, क्योंकि ये जब कोविड-19 इन्फेक्शन हो, पेशेंट कोविड सेंटर में हो, ऑलरेडी उसको चेस्ट इन्फेक्शंस हैं और वो हाई फ्लॉक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे है और उसको स्ट्रोक हो जाता है, तो कहीं ना उसके चांसेस और डेथ बढ़ सकते हैं। ये स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उसको इन्फेक्शन को पकड़ना या उसमें उसका ट्रीटमेंट अलग चल रहा होता है, प्लस स्ट्रोक की दवाइयाँ होती हैं, वो कई बार आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, आसान नहीं होता आइडेंटिफाई करना। सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, सीटी स्कैन के बिना ही जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको इस्केमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, छोटा इन्फार्क्ट है कि बड़ा इन्फार्क्ट है। तो ये अगर सब सारी चीज़ें हैं और अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसमें अगर आपको कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई, इसके कारण आपका रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो उससे आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, आपको वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रह पाएंगे, उसके कारण आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार चीज़ें आइडेंटिफाई करना बड़ा दिक्कत हो जाती है, मरीज़ की रिकवरी स्लो हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी बढ़ सकती है। तो अगर ये कुछ भी ऐसा है तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको हमेशा थोड़ा अलर्ट रहना होगा कि अगर व्यक्ति को लगता है कि ये कहीं से वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ रहा, होश तो अच्छा है पर लेकिन कोई हाथ पैर नहीं हिला रहा है, तो उसका सीटी स्कैन करके अगर लगता है स्ट्रोक जैसा है तो सीटी स्कैन जरूर करें। और लगता है उनको कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं और उनको किसी एक्सपर्ट की सलाह चाहिए तो उनसे कॉन्टैक्ट करके टेलीमेडिसिन के थ्रू उसकी सलाह लें। जी बिल्कुल डॉक्टर, और इसी बीच हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं बिहार से, हमारे कॉलर। जी दिनेश, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहना है मेरी पत्नी को 3-4 साल से दौड़े आते हैं, जिसके चलते दवा तो चलता है लेकिन फिर भी चक्कर वगैरह चले आता है, और 4 साल से अभी चल ही रहा है, फिर भी चक्कर वगैरह चले आता है। और पहले जो आया, जो फीवर हुआ, फीवर होने के बाद ये एक बार आया, उसके बाद 2-3 दिन के बाद रात को फिर आया। अभी तक दवा तो सर चल रहा है, लेकिन बोला था डॉक्टर से 3 साल के लिए लगातार चलाना है, और 4 साल लगभग हो गया, लेकिन फिर भी आ ही जाता है कुछ ना कुछ चक्कर में। सवाल के लिए धन्यवाद। जैसे उन्होंने बताया कि इनकी शुरुआत भी जो हुई थी एक बुखार के दौरान हुई थी, बुखार के बाद से दौरे शायद बन गए। मैं इनको यही सलाह दूंगा कि अपने आसपास जो भी न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हों वो अवेलेबल हों, उनसे कांटेक्ट करें। पेन में एमआरआई में क्या चेंजेस आ गए, जिस कारण को अभी तक दौरे आते रहते हैं। दवाइयाँ क्या ले रहे हैं उसका भी डिटेल अभी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी दौरे क्यों आ रहे हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए आप आसपास के न्यूरोलॉजी के कोई डॉक्टर अवेलेबल हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, उनसे मिलें, अपने सारे डिटेल के साथ आप उनसे मिलें। क्यों दवाइयाँ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ये देखें। चक्कर अब वो फिट भी हो रहे हैं कि उससे कुछ दवाइयों के कारण साइड इफेक्ट आ रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। तो हमारी यही सलाह होगी कि आपने आसपास के जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलें नियरेस्ट से, और आप इसका उचित इलाज लें। बिल्कुल डॉक्टर, इसी बीच हमारे अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं नीतू इंदौर से। जी नीतू, आप सवाल कर सकती हैं। सर नमस्ते, मैं ऋतु बोल रही हूँ, ऋतु शर्मा इंदौर से, मध्य प्रदेश से। मेरा सवाल ये है कि मुझे 2 साल पहले स्ट्रोक हुआ था, और अभी मैंने जॉब में जब से अपना जाना शुरू किया है, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि ऑक्सीजन मेरे ब्रेन में नहीं पहुँच रही है और मुझे फेंटिंग सा फील होता है। तो ऐसे समय मुझे क्या उपाय करना चाहिए सर?
सवाल के लिए पूछने के लिए धन्यवाद हेतु। पर आपका अगर स्ट्रोक हुआ था, इस्चेमिक स्ट्रोक था, पेन में क्लॉट हुआ था, कि ब्लीडिंग हुई थी, कि सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस थी, क्योंकि आप अगर यंग हैं तो सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस भी हैं, और आपको ऐसा लगता है बीच में कि मुझे इस तरह के एपिसोड होते हैं कि फेंटिंग एपिसोड हो रहे हैं, तो आपको अपने आसपास के डॉक्टर से मिलें। एमआरआई, जो नसों की एमआरआई होते कहते हैं, उसे एमआरआई एंजियोग्राफी अगर वो हुई है या नहीं हुई उसको करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें। ये फेंटिंग एपिसोड सिर्फ फेंटिंग एपिसोड हैं कि फिट्स हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेन में अगर एक बार क्लॉट या ब्लीडिंग हो जाए तो दौरे आने का भी अंदेशा बढ़ जाता है। तो हमारी ये सलाह होगी आसपास जो भी डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे उचित सलाह लें, वो जैसा कहते हैं उसके हिसाब से एक्शन लें। अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप भोपाल तक आ सकती हैं, तो हम सुविधा के लिए अभी हमेशा तत्पर रहेंगे। आप कभी भी आ सकते हैं, बंसल अस्पताल में 11 से 5 के बीच में हम उपलब्ध रहते हैं। जी नीतू, तो हमें लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जैसा डॉक्टर ने कहा कि आप न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें और उसके बाद अपना इलाज आप करवा सकती हैं। डॉक्टर प्रतीक, अगर बात करें हम न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की, तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा कि कोविड-19 के अगर कुछ इन्फेक्शन के कारण कुछ बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। कुछ तो शुरुआत में हो सकती हैं, पर जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये बाद में भी आ सकती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को अगर रिकवरी के दौरान स्ट्रोक हो सकता है, उससे उसका कोई हाथ पैर पर असर आ सकता है, उससे रिकवरी स्लो हो जाएगी, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। आप ऐसे ही उसको चेस्ट इन्फेक्शन के कारण उसकी फटीग बहुत रहती है, लंग इन्वॉल्वमेंट के कारण वो चल नहीं पाता, फिर पैरालिसिस हो जाने के कारण वो और डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इवन बाद में देखा गया कि पेशेंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन नहीं, बाद में उसको बेहोशी छा जाती है, बाद में उसके ब्रेन में दौरे आने लगते हैं, या रिकवरी के बाद उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, उसके चारों हाथ पैर सूखने लगते हैं, उनको कमजोरी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई थी, ये चारों इन्वॉल्वमेंट, ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन और पहले इन्फेक्शन की शुरुआत में या बाद में हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, गुल्लन बारे सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्लिनिकल न्यूरोपैथीज, स्ट्रोक या एंसेफेलोपैथी, ये सारी चीज़ें बाद में भी आ सकती हैं। तो अगर व्यक्ति किसी को कोई रिसेंट कोविड इन्फेक्शन हुआ है, या वो रिकवर कर गया है या रिकवर हो चुका है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा होता है, उसको व्यक्ति को लगता है कि अचानक से मुझे दौरे की शुरुआत हो गई है, या मेरे हाथ पैर कोई हिल नहीं रहा है, भले ही मुझको मेरी उम्र दराज नहीं हूँ, मैं बीपी शुगर नहीं है, और हाथ पैर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये रिस्क फैक्टर है, क्योंकि कोविड अपने आप में स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें, फिजिशियन से मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें। जी डॉक्टर, बिल्कुल। और हमारे अगले कॉलर रोहित जुड़ चुके हैं रायपुर से। जी रोहित, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ सर। जी बोलें। सर मेरा 2004 में न्यूरो सर्जरी हुआ था। जी जी गले का नस चिपक गया था मेरा सर। जी जी तो अभी भी मेरा शरीर पूरा जकड़ा हुआ रहता है, और चलने फिरने में दिक्कत होता है सर। कमर में एकदम ऐसा लगता है 20-25 किलो का वजन बंधा हुआ है। जी आप जैसे इन्होंने बताया कि इनकी कोई गर्दन की नस में दबाव था, जिस कारण सर्जरी की गई, और उससे अभी रिकवरी हुई, पर कुछ शायद रिकवरी में कुछ व्यवधान आ गया है। जिस तरह से सिम्टम बताया, ऐसा लगता है कि शायद गर्दन की नस में दबाव था, उसका कुछ जो एरिया उन्होंने रिकवर तो किया, पर वो थोड़ी स्पासिटी, अकड़न आ चुकी है, इससे उनका शरीर भारी भारी लगता है। मैं उनसे यही सलाह दूंगा कि वो अपने आसपास जिन सर्जन से उन्होंने सर्जरी कराई थी, अगर वो उनसे मिल सकते हैं, उनसे मिलें, या कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इसके लिए दवाई दी जाएंगी, जिससे उनकी अकड़न कम हो जाएगी। अगर चीज़ें लगता है बीच में ठीक हो गई थी 2004 से, अब दोबारा आ रही हैं, यानी हो सकता है उसके एक आध लेवल नीचे भी कंप्रेशन हो गया है, और इस कारण को स्पासिटी आ रही है, अकड़न आ रही है, तो यही सलाह होगी, आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें या न्यूरोसर्जन से मिलें। इसके लिए जाँच, अप्रोप्रिएट जाँच करें, जो एमआरआई होगी, और वो उनसे मिलकर इसका इलाज कराएं, तो ये बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आप, मुझे आशा है कि रोहित आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा डॉक्टर ने कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह के बिना कोई भी आप इलाज ना करें, पहले न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें, और उसके बाद जो भी इलाज होगा वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट बताएंगे। डॉक्टर प्रतीक, अगर बात करें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की, तो इनसे किस तरह बचा जा सकता है? क्या इनसे बचाव हो सकता है? देखिए, बचाव में ही सुरक्षा है। जैसा कोविड-19 जब से इन्फेक्शन आया, तब सभी ने देखा है कि अगर आप बचाव करते हैं तभी सबसे अच्छी रिकवरी होने के चांसेस हैं। आप बचे रहेंगे, ये ज़रूरी है। तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेशन तभी आएंगे जब आपको कोविड-19 इन्फेक्शन होगा। तो सबसे पहले बचाव है कि हम अपने आप को बचा कर रखें कोविड-19 के इन्फेक्शन से। जो हमारी तरफ से गाइडलाइंस हैं कि भाई मास्क समय पे पहनिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 हाथ की दूरी रखिए, हाथ बार बार धोइए, मुँह से हाथ बार बार ना लगाएं, कॉमन प्लेसेस पे जाएँ तो बहुत ध्यान रखें, कोई भी चीज़ों से, और सैनिटाइज़ करते रहें, चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। ये तो तरीका हो गया कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने का। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली हो जाता है और आपको कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए कि आप जल्दी से जल्दी उसका टेस्ट करवाएं। अगर आपको कोई सिम्टम आता है, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे, उससे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। जितना आप इन्फेक्शन को माइल्ड रखेंगे, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कम आएंगे। अगर आप अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं तो उसका इलाज भी संभव है। ऐसे सेंटर पर जहाँ पर सारी चीज़ें, सुविधाएं उपलब्ध हों, उनका इलाज किया जाएगा। इससे आपका जो बीमारी आई है, जो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे आपकी रिकवरी बेहतर हो जाएगी और आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं बनेगी। जी डॉक्टर, हमारे अगले कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं गुना से। जी दिनेश, आप सवाल कर सकते हैं।
मैडम नमस्ते। जी आप हेलो। सवाल कर बोलिए, सकते हैं बोलिए। दिनेश। जी, मैं 4 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव हुआ था सर, जी और मैं 15 दिन निजी हॉस्पिटल में भर्ती रहा। उसके बाद मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन अब 1 हफ्ते से मेरे चेस्ट में कसावपन महसूस होता है और दर्द भी होता है। ऐसा तो नहीं मेरे लंग्स में कोई विकृति आ गई हो या हार्ट वगैरह में कोई विकृति हो, मुझे डर है इस बात का। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल आपने जो पूछा है बिल्कुल सही सवाल है, और हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको ऐसा लगता है कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है, जकड़न हो रही है, ये क्योंकि आप जो उम्र अगर 40s में है या 50s में है और बीपी शुगर से पीड़ित हैं, तो ये हो सकता है कि हार्ट की बीमारी की शुरुआत हो गई हो। हम आपको यही सलाह देंगे कि आसपास फिजिशियन से या भोपाल आकर के अपना पूरा चेकअप कराएं। और अगर लगता है कार्डियोकल इन्वॉल्वमेंट है तो कार्डियोलॉजिस्ट देखेंगे। अगर लगता है इसमें रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है तो उसका सीटी चेस्ट करके अगर है और उसकी दवाइयाँ भी दी जाएंगी। तो जो भी चीज़ें हैं उसका इलाज संभव है। आप आके एक बार बंसल अस्पताल में दिखाएं या आसपास गुनाह में कहीं भी दिखा सकते हैं। दिखा करके उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेंगे, सही इलाज लेंगे तो आपकी सारी सिम्टम से आप मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रतीक, अगर बात करें हम न्यूरोलॉजिकल इलनेस की या फिर कॉम्प्लिकेशंस की, तो इसका क्या इलाज होता है? और अगर बात करें आजकल की लाइफस्टाइल की, तो क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इन खतरों से बचा जा सकता है? देखिए, जैसा है कि बचाव बड़ी अच्छी चीज़ है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो अगर आपको लगता है कि हम कोई भी चीज़ से पीड़ित हो सकते हैं, अगर मुझे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मैं अल्कोहल का इस्तेमाल करता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, या मैं वेट ज़्यादा है, लिपिड की गड़बड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो मैं इस सब चीज़ों को ठीक करूँगा तो मुझे सारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो ये इसलिए सबसे ज़रूरी कि हमारी अगर शुगर है तो हम उसको समय पर दवाई लें, डॉक्टर से मिलते रहें, उसको शुगर को लेवल पर कंट्रोल लेवल में रखें, लिपिड की गड़बड़ियाँ हैं उसकी दवाइयाँ लें, कंट्रोल लेवल पर रखें, बीपी की दवाइयाँ लेते रहें, नियमित खाना खाएँ, एक्सरसाइज करें, तो इससे आप चीज़ों से बच सकते हैं। कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है लाइक कोविड, तो वो भी आप कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी। आप अच्छा खाना खाएं, नियमित एक्सरसाइज व्यायाम करें, घूमने जाएं, आपके अपने लेवल में जो भी चीज़ें आपके शरीर में विकार हैं उनको बंद करें, अल्कोहल का सेवन बंद कर दें, स्मोकिंग बंद कर दें। अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं तो उनको कंट्रोल करें, तो आप इन किसी भी कॉम्प्लिकेशन, इलनेस नहीं होगी तो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। तो आप पहले कोशिश करें कि कोई इलनेस ही ना हो, और इलनेस अगर हो जाती है तो उसका तुरंत इलाज लें, उसको टालें ना। जहाँ भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, जहाँ आपको बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हो वहाँ जाएँ, जिससे उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो सके, सही इलाज हो सके, सही जाँच हो सके, जिससे आपका प्रोग्नोस्टिकेशन की अगर कोई बीमारी बड़ी है तो उसका इलाज कितना लंबे समय तक चलेगा, उसका इलाज संभव है, दवाई से है कि सर्जरीज़ भी ज़रूरत होती है, वो सब किया जा सकता है। तो अगर आपको पहले जब भी होती है कोई बीमारी, उसको पहले तुरंत डायग्नोज करें, डिले ना करें, उसका ट्रीटमेंट सही से लें और डॉक्टर की सलाह को मानें। बिल्कुल। और डॉक्टर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे, खास करके वो दर्शक जिनको ऑलरेडी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है? मेरा सबको यही होगा कि आपने जो भी अगर आपको कोई बीमारी है उसका समय पे जो अपने डॉक्टर से मिलते हैं उनसे नियमित मिलें, उसका इलाज लें, दवाइयाँ समय पे खाएं, कोई भी दवाई अपने लेवल से दिमाग से बंद ना करें। कुछ भी डाउट है तो आजकल टेलीमेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर साहब नहीं मिल पा रहे हैं या आप नहीं जा पा रही हैं तो उनसे फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करें, उनसे दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें। कोई भी दवाई अपने मन से बंद ना करें। कुछ भी विकार आता है उसकी दवा का इलाज संभव है। अपना स्वस्थ खाएँ, स्वस्थ रहें और मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार धोएं और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।